हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 2 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू? एजीआर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? फर्स्ट, it is the sum of total revenue received by central government from telecom companies. Second, it includes both telecom and non-telecom incomes of telecom companies. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब देखिए एजीआर जो है एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू, इट इज द सम ऑफ यूजेज चार्जेस and license fee that is charged by Department of Telecommunication on telecom companies। मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस एंड लाइसेंस फी जो सर्टेन परसेंटेज है वो टेलीकॉम कंपनीज पे जो लगाते हैं उसे कहते हैं एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू। उसकी जो टोटल इनकम है उसे कहते हैं एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि सभी टेलीकॉम कंपनीज में से गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू मिलता है उसे कहते हैं एजीआर, तो इट इज इनकरेक्ट। स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस जो है इट इज यूजुअली बिटवीन 3 to 5%, और लाइसेंस फी जो है इट इज अराउंड 8%। तो इसके टोटल को क्या कहेंगे? एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू, राइट। सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड जो है वो करेक्ट है, इट इंक्लूड्स बोथ टेलीकॉम एंड नॉन टेलीकॉम इनकम्स, और यहीं से गवर्नमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बीच में कंटेंशन जो है वो स्टार्ट हुआ था, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो है उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि द गवर्नमेंट शुड नॉट कंसिडर नॉन टेलीकॉम इनकम्स इनटू दिस, और गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड किया है। तो इस वजह से ये एजीआर का इश्यू जो है वो चल रहा है, और काफ़ी सारी कंपनीज है उनको एजीआर के ड्यूज जो है वो भी पे करना बाकी। तो इस वजह से ये एजीआर जो है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। सो रिसेंटली आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि उनको 10 ईयर्स का एक्सटेंशन दिया है उनका जो ड्यू है उसको पे करने के लिए। सो इट वाज अबोव 1 लाख करोड़ ड्यूज, जिसको पे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर कोई टाइम नहीं दिया था। फिर गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया था कि 20 ईयर का एक्सटेंशन मिलना चाहिए सभी कंपनीज को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 ईयर्स का टाइम दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट कमिटेड टू पार्टीज अंडर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स? मतलब कि ये जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है उसके जितने भी पार्टी कंट्रीज है उन कंट्रीज के अंदर कौन सा राइट कन्फर नहीं किया जाता? फर्स्ट, राइट टू फ्री एंड फेयर जस्टिस। सेकंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। थर्ड, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। फोर्थ, राइट टू लाइफ। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, राइट टू फ्री एंड फेयर जस्टिस जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो वहाँ पे कुछ राइट्स ये है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर। टोटल 7 राइट्स आर कन्फर्ड इनटू दिस कॉवेनेंट। उसमें सबसे फर्स्ट ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फिर उसके बाद है फ्रीडम ऑफ असेंबली, देन राइट टू लाइफ इज देयर, फिर उसके बाद है राइट टू इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल राइट्स, then right to follow due process of law, and at the last fair trial। सो यहाँ पे फेयर ट्रायल की बात की जा रही है, ऐसा कहीं पे भी राइट कन्फर नहीं किया गया है कि राइट टू फ्री जस्टिस। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है, हमारा आंसर होगा ए। सो जो रिसेंटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ था प्रशांत भूषण के ऊपर, सो उसके अंदर आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने अपना ये ओपिनियन दिया है कि एज पर द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है
it is not in line with the this international law. Question number 3. There is a legal dispute between India and Pakistan on Kulbhushan Jadhav case. It is dealt by which jurisdiction of International Court of Justice? आप सभी को पता है कि कुलभूषण जाधव केस की वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, जो अभी आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पे ये मैटर जो है वो डिस्कस की जा रही है. तो ये आईसीजे के कौन से ज्यूरिस्डिक्शन में आता है? फर्स्ट, jurisdiction of contentious cases. Second, jurisdiction of advisory proceedings. Third, jurisdiction on international cross-border espionage. And fourth, none of the above. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. The answer is A, jurisdiction of contentious cases. Actually, International Court of Justice has only two jurisdictions. First is contentious cases. इसका मतलब ये होता है कि इफ एनी मैटर इज देयर फॉर द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज, और अगर वो आईसीजे में अपील करते हैं तो वहां पे ये कंटेंशियस केसेस का जुरिस्डिक्शन जो है वो लागू होगा. दूसरा जुरिस्डिक्शन ये है एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स. इसके अंदर अगर मान लो कि यूनाइटेड नेशंस के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं और एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अगर ये किसी लीगल मैटर को आईसीजे को रेफर करते हैं, देन दिस केस विल कम अंडर द एडवाइजरी प्रोसीडिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे. तो फर्स्ट क्या है, अगर किसी दोनों कंट्री के बीच में लीगल डिस्प्यूट चल रहा है और अगर कंट्रीज ने जाके अपील की है आईसीजे में, देन दिस विल बी डेल्ट बाय कंटेंशियस केसेस. अगर यूएन के किसी ऑर्गन या फिर एजेंसी ने ये मैटर रेफर की है आईसीजे को, then this will be dealt by advisory jurisdiction. So there are only two jurisdiction. ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, और ये इस केस में इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये लीगल डिस्प्यूट है, इस वजह से आंसर होगा ए, jurisdiction of contentious cases. अगेन आईसीजे जो है वो न्यूज में है, इस वजह से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और रिसेंटली कुलभूषण जाधव केस जो है वो भी काफी लाइमलाइट में है, इस वजह से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. Question number 4. Which of the following statement is or are incorrect about National Security Act? First, it was enacted by powers conferred to Parliament under Article 20 of the Constitution. Second, a person can be detained for up to 2 months under this act. Third, both center and state government are empowered to detain a person under this act. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. The answer is A, 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, थर्ड इज करेक्ट. अब देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. इट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? इट इज इन आर्टिकल 22. राइट. सो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू इनेक्ट एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ओनली अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और यहाँ पे आर्टिकल 20 लिखा है, इस वजह से ये इनकरेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू करंट प्रोविजन द मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 3 months. आप मैक्सिमम किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में डिटेन कर सकते हैं फॉर अप टू 3 months. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिस पीरियड वॉज रिड्यूस टू 2 months. बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्रोविजंस नहीं बनाए, तो करंटली ये मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 3 months का है. सो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड जो है वो करेक्ट है कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस एक्ट के अंदर किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं. सो अवर आंसर विल बी ए, 1 and 2, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो अगेन न्यूज़ में है. आज के न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल है जहां पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को मेंशन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स रेगुलर इनकम. सेकेंड, टैक्स कंप्लायंस इन डायरेक्ट टैक्सेस इज हायर देन टैक्स कंप्लायंस इन इनडायरेक्ट टैक्सेस इज हायर देन डायरेक्ट टैक्सेस. थर्ड, share of direct tax revenue is higher than indirect tax revenue.
चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। सो टैक्स रेवेन्यू जो है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। इन दिस टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। अब देखिए टैक्स कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि दोज हु आर एलिजिबल एंड आउट ऑफ विच हु आर पेइंग टैक्सेस। मतलब कि मान लो कि इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोग जो है दे आर एलिजिबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, लेकिन उसमें से अगर मान लो कि 50 करोड़ ही टैक्स पे करते हैं, तो दैट मीन्स कि टैक्स कंप्लायंस रेट जो है वो 50% है, इसे कहेंगे टैक्स कंप्लायंस। तो यहां पे क्या कहा गया है कि टैक्स कंप्लायंस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये करेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 55 से लेके 70% तक का टैक्स कंप्लायंस जो है वो देखने को मिलता है। और अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें सो इट इज नियरली 2%। सो इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे कंपल्शन है, यहाँ पे कोई उनको डिटेक्ट करना उतना मुश्किल होता जा रहा है। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है। अगर आप ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों में से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है, बिकॉज जहाँ पे टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा होगा वहाँ पे रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। मान लो कि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स कंप्लायंस जो है वो ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ से गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जो है उसका शेयर ज़्यादा है। सो द स्टेटमेंट इज ऑपोजिटली इनकरेक्ट, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, आवर आंसर विल बी ए 1 एंड 2। सो जीएसटी रेवेन्यू की बात करें, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, इट फॉल्स 12% इन द मंथ ऑफ अगस्त। पिछले काफ़ी महीनों से ये रेवेन्यू जो है वो कम होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ हायर एनपीएस? फर्स्ट, हायर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। सेकंड, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बैंक्स। थर्ड, हायर इन्फ्लेशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, तीनों करेक्ट फैक्टर्स हैं। अगर मान लो कि एनपीए ज्यादा है, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो इसकी वजह से बैंक्स जो है वो अपने क्रेडिट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेंगे। दे विल चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड दे विल लोअर द क्रेडिट फ्लो आउट ऑफ द बैंक। मतलब कि वो लोन देना जो है वो कम करेंगे ड्यू टू दी एसोसिएटेड रिस्क। सो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। दूसरी बात कि अगर किसी बैंक की एनपीए ज़्यादा है, सो वहाँ पे जितने लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उनकी वैल्यू भी रिड्यूस होगी। दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन दी बैंक, तो बैंक की वैल्यू जो है वो, उसका क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी कम होगा। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। सो अवर आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने आरबीआई ने जो लोन मोराटोरियम स्कीम लॉन्च की थी 2 महीने के लिए, उसको फिर से 2 महीने का एक्सटेंशन भी दिया था। और रिसेंटली जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि इट कैन बी एक्सटेंडेबल अप टू 2 years, राइट। सो लोन मोराटोरियम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है हायर एनपीएस। तो एनपीए इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पॉल्यूटेंट्स आर कवर्ड अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स? मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन से पॉल्यूटेंट्स को कवर किया जाता है? फर्स्ट, ग्राउंड लेवल ओजोन। सेकंड, लीड। थर्ड, एमोनिया। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, तीनों पॉल्यूटेंट्स जो है उसको कवर किया जाता है। सो एक्चुअली देर आर टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स विच आर कवर्ड अंडर दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स। कौन से है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इज ग्राउंड लेवल ओजोन, फिर उसके बाद है पार्टिकुलेट मैटर जिसमें PM10 एंड PM2.5। दीज 3 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट हैजार्डस पॉल्यूटेंट्स इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। फिर उसके बाद है कार्बन मोनोक्साइड,
देन देयर इज सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, then lead and ammonia, right? So these are the 8 pollutants which are covered under the air quality index. So our answer will be D, 1, 2 and 3. So दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसका एक मंथली रिपोर्ट बना है, और दिल्ली का एयर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इस वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल? फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट हैज राइट टू डिक्लेयर एनी पर्सन एज फॉरेनर। सेकेंड, it has all the powers of a civil court. Third, district magistrate is the authority for the establishment of foreigners tribunal. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है उसके लिए फॉरेनर्स एक्ट बनाया गया था 1946 में। अंडर दिस एक्ट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश अ फॉरेनर ट्रिब्यूनल। उसका मेन टास्क क्या होगा? टू आइडेंटिफाई एंड टू डिक्लेयर एनी पर्सन एज अ फॉरेनर। अब मान लो कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने किसी पर्सन को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, देन इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन दैट इज अक्यूज्ड टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज नॉट अ फॉरेनर। मतलब कि एक बार किसी को आपने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो लीगल प्रूफ जो है वो इंट्रोड्यूस करे कि वो फॉरेनर नहीं है, ही इज अ लेजिटिमेट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये उसका मेन टास्क था। सो अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फॉरेनर ट्रिब्यूनल हैज ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अब ये जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने 1964 में एक ऑर्डर जो है वो जाहिर किया था। उस ऑर्डर का नाम है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये फाइनल अथॉरिटी बनाई गई दैट ही कैन एस्टैब्लिश एनी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, बराबर। सो एज ऑफ नाउ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम इज द फाइनल अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन एनी डिस्ट्रिक्ट। So all the 3 statements are correct. Our answer will be D. So आसाम के अंदर जो एनआरसी में से ओवर 19 लाख पीपल को एक्सक्लूड किया गया था, काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ की जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है वहाँ पे केस भी किया था, और 1 साल हो चुका है लेकिन वहाँ पे 83,000 केसेस जो है दैट आर स्टिल पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, India is among the top 10 exporters of agriculture products in the world. Second, India lacks in high value and value added agri products export. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर है अराउंड 2.2%, which is very lower as compared to other countries. So India is not among the top 10 exporters of agriculture products. First जो है वो incorrect है। Second जो है वो correct है, because हमारा जो एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का बास्केट है उसमें से अगर हम देखने जाए कि जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका शेयर सिर्फ 15% है, और एज कंपेयर टू यूएसए के अंदर ये 25% है, और चाइना के अंदर ये 49% है। मतलब कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। जबकि यूएस एंड चाइना के अंदर प्रोडक्ट जो है उसका वॉल्यूम कम है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इनकम जो है दैट इज हायर देन द इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। So our answer will be B, second only. So राजस्थान to ramp up farm produce export, फार्म प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने के लिए राजस्थान के अंदर कुछ मेजर्स लिए जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड अंडर जीडीपी इन इंडिया? इंडिया के जीडीपी के अंदर कौन सी चीजें यहाँ में
शामिल नहीं होती। फर्स्ट, नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज। सेकंड, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। थर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों चीजें जो है वो इंडिया के जीडीपी में कवर नहीं होती। सबसे पहले है नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज, मतलब कि फॉर एग्जांपल घर पे वुमन जो है वो काम करते हैं लेकिन उसका उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, तो ऐसी एक्टिविटीज को कहेंगे नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज, वो कवर नहीं होती। सेकंड जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, मतलब कि कुछ इल इफेक्ट्स या फिर कुछ आउटकम्स की वजह से दूसरों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज विच आर कॉजिंग पॉल्यूशन। अब इंडस्ट्री का काम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो इंडस्ट्री का काम चलेगा तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वहां से जो पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ जो है वो खराब होगी। So on the one hand, it earns the industry a handful amount of profit, but on the other hand, it creates a negative impact on the health of population. इस चीज को क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जैसे कि एसिड रेन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो इस चीज को भी हम हमारे जीडीपी में काउंट नहीं करते। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है विच इज लॉस्ट, उसको भी हम काउंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज एंगेज इन फॉर एग्जाम्पल इंटर्नशिप, इफ द इंटर्नशिप इज अनपेड, मतलब उसके लिए उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अगर मान लो कि वही काम वो किसी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में करता तो उसको वहां पे रेम्यूनरेशन मिल सकता था। सो इस कॉस्ट को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते। सो अवर आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। सो कल के न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आया था कि जीडीपी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9%, तो इसके ऊपर आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है कि इट इज़ एन इनएविटेबल कोलैप्स। ये कोविड-19 की वजह से होना ही था, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।